नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हरियाणा में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं और इसको लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में हरियाणा चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हरियाणा में जो है वो प्रजातंत्र का उत्सव है। प्रजातंत्र का उत्सव है और अच्छा मतदान हो और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, इसका हमें पूरा विश्वास है और पूर्ण मेहनत और मशक्कत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष सेवा भाव के आधार पर कार्य किया है और भविष्य में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। आगरा ग्वालियर कॉरिडोर वो तो हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हरियाणा में लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा का माहौल बेहद ही उत्साहवर्धक है। उम्मीद है और साथ ही विश्वास है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ रही हैं ग्राउंड लेवल पे? आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई। शाम को बता दूंगा आपको सारी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। आज देश का, प्रदेश का हमारा जागरूक मतदाता इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो 2 प्रकार के चेहरे हैं। वो चेहरे बात तो करते हैं ईमानदारी की, काम लूटने का करते हैं, ये 2 चेहरे उनके हैं। तो तीसरी बार भारतीय जनता हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह से जारी है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगाट के अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत कुल 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस 1 दशक बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। इस चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आप, इनेलो, बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी शामिल है। चुनाव की मतगणना जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। रोहतक, हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कहा कि हरियाणा के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। हरियाणा, द ट्रेंड इज कांग्रेस एंड द सिनेरियो इज कांग्रेस एंड people have decided for a change and that is the trend that you can see visibly across Haryana. But the BJP is saying that they are coming for the 3rd time and who will be the CM in the Congress camp? They are also See, BJP cannot say both the things. How can BJP say who will be Chief Minister of Congress and then also say that we are forming government? So I thank the BJP that the main issue of discussion in the BJP has been in this election who will be Congress's Chief Minister. That means they are also accepted that Congress is coming to power and people are going to bless the Congress party. So हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने भी जो है वो सरकार जो है आईएनएलडी की बनेगी, इसका दावा उन्होंने किया है।
निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है और साथ ही कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा की जनता जो है वो सही फैसला लेगी और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रजातंत्र का उत्सव है और अच्छा मतदान हो और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, इसका हमें पूरा विश्वास है। और पूर्ण मेहनत और मशक्कत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष सेवा भाव के आधार पर कार्य किया है और भविष्य में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। आगरा ग्वालियर कॉरिडोर वो तो हम लोग कर रहे हैं। प्रजातंत्र का हरियाणा में जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने भी जो है वो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और सुबह वो ही अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में तमाम लोगों से भी कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि आप घरों से बाहर निकले और महापर्व को सफल बनाएं। तो कैसे देखते हैं आप इन हरियाणा के विधानसभा चुनावों को? देखिए, जो ये हरियाणा स्टेट बॉडी का चुनाव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ भाई हर एक मतदाता को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जो पार्टी देश के हित में, जो हरियाणा गवर्नमेंट के हित में, गरीब के हित में, व्यापारी के हित में, किसान के हित में, जो साथ चलने वाला साथ जो सबका विकास, सबका साथ, ऐसी पार्टी से जो ना मेरा अपने विचारेंगे तो ऐसी जो ना जो देश का भला हो, देश आगे बढ़े, ऐसी पार्टी को जो है सोच समझ के वोट करनी चाहिए। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप देखते हैं कि सरकार को फोकस करना चाहिए हरियाणा स्टेट में? देखिए, फोकस है जो गरीबों के मकान बनाए हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची, जो 10 साल जो सर्विस लोगों को मिली है, जो जमींदार है, किसान वर्ग है, उसको जो काफी जो राशि, प्रोत्साहन राशि दी गई है, मुआवजा दिया गया है, तो कई मुद्दे हैं। और जो सब जो अमन चैन शांति है हरियाणा में, 10 साल जो खट्टर सरकार रही, 9 साल, और हमारे नायब सैनी साहब ने बहुत अच्छी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, बहुत बढ़िया मेरी जो सोच है। सर, अगर हम देखें तो यहाँ हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की टक्कर है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? दोनों ही कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। काफी जो मैं भी 68 साल का हो गया, हमें चुनाव काफी देखे हैं, देखते हैं, लेकिन जो हवा है कांग्रेस का, ये कुछ ही लोग हैं जो हवा कर रहे हैं, जो आप जो सोचे वो वैसी बात नहीं है। तीसरी बार फिर जो है भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार, चौधरी नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी को जुड़ गई और अब वहां से चुनाव भी लड़ रही हैं जुलाना से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपके माध्यम से पहले भी आपने क्वेश्चन किए थे और मैंने कहा था भाई ओलंपिक से आने के बाद में हम बैठकर विचार करेंगे। हमारी कोशिश होगी 2024 में, 28 में, 2028 में ओलंपिक लड़े और 140 करोड़ भारतवासी हैं जिन्हें हौसला बढ़ाया, प्रेम प्यार दिया, उसका मान सम्मान रखते हैं। मेरे अपने विचार थे अब 2028 ओलंपिक लड़े। फिर उसके भी बयान आए थे भाई मैं जो 2032 तक मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। पता नहीं, जब ओलंपिक से आई तो मैंने भी उसको जो एयरपोर्ट पर से लेने के लिए जाना था, लेकिन कोई उसने ऐसी पोस्ट डाल दी, मेरा मन टूट गया और मैं वापस आ गया। उसके बाद में जो दीपेंद्र हुड्डा है वो जो एयरपोर्ट पर से लेके आया है,
जहाँ पर मेरे को होना था वहाँ उसने राजनीति वहीं से शुरू कर दी। उससे पहले उसका कोई विचार नहीं था राजनीति का, न कोई चुनाव का। लेकिन उसके बाद में जो वो उड़ा के कर भी गई है, बुलाई है, उसके बाद में उसने राजनीति का फैसला किया। अरे मैंने को अब 2 MLA विधायक कोई बन सकता है, लेकिन ये जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है, एक उसका इतिहास होता है। तो वो जो ने कि मेरी जो थी 2028 के बाद में ओलंपिक में जो 140 करोड़ भारतवासियों ने उम्मीद थी, हौसला बढ़ाया था, प्यार दिया था, तो उनके ऊपर खरा उतरने के लिए उसने 2028 से ओलंपिक लड़ना था। और जो उसने फैसला लिया उसका खुद का फैसला है, ये हमारे कोई विचार नहीं थी। सर, हमने ये भी देखा है कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि विनेश ने आपका उस तरीके से शुक्रिया अदा नहीं करा जिस उस पे आज वो पहुंची ओलंपिक्स में। आपने उनको ट्रेन करा, पर उन्होंने कभी उस तरीके से इज्जत या शुक्रिया अदा नहीं करा। इस चीज पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उसके विचार हैं। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस नेत्री सोनिया दुहन की, जिनके साथ स्टेज पर बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने घटना की निंदा की है और कार्रवाई की भी बात कही है। मेरी बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे। और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात ये है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत, और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। ये तो उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए कि कैसे इतनी उनकी हिमाकत हुई कि सबके सामने या वैसे भी कोई कैसे इस तरह का बिहेवियर कर सकता है किसी भी महिला के साथ। लेकिन मैम, आपको याद होगा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट का एक जिक्र एक बार किए थे कि महिलाओं की पीड़ा उन्होंने साझा किया था पब्लिक डोमेन में। उस दौर में जब राहुल गांधी महिलाओं की पीड़ा को बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जब मंच पर होते हैं और उनके सामने महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो, तो आपकी पार्टी में फिर सवाल उठेगा? पार्टी पर सवाल की बात नहीं है। ये इस तरह के लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, जहां भी हो, चाहे हमारी पार्टी में हो या कहीं भी हो, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या दीपेंद्र हुड्डा जी इस बात की तफ्सीस करेंगे कि उनकी मौजूदगी? देखो, मैं उन पर क्यों जाऊं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने इस चीज को देखा नहीं देखा या क्या हुआ, उनको नहीं। मैं तो ये कह रही हूं कि जहां भी हुआ और चाहे हमारी पार्टी में हुआ, और कैसे ये ऐसा माहौल बन रहा है, किसी की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से वो कर सके, तो ये देखने वाली बातें हैं और पार्टी के अंदर भी देखने वाली बातें हैं। ये वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखती हैं? ये जो वोट परसेंट अब तक का है, ये कहां तक जाएगा? और कांग्रेस हाई वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति, और राहुल जी ने जब से यात्रा की, एक बहुत बढ़िया माहौल बना। और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूंगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। एक सवाल अगर मैम और आप लें, आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की, और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हम इतना दूर आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति है या किसी भी क्षेत्र में, महिलाओं को आगे आने का आज एक माहौल देश में जो शुरू हुआ, जैसे राजीव जी पंचायती राज सिस्टम लेकर आए, उसके तहत बहुत सी महिलाएं आगे आई हैं और हम देख रहे हैं कि महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। तो इच्छा होती है। आप बहुत नरमी से बहुत कोई भी बात कहती हैं, मतलब हरियाणा में जिस तरीके से ताल ठोक के दावा किया जाता है वैसा आप करती नहीं है, जबकि 20 साल एक्टिव पॉलिटिक्स 35 से ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स का एरा रहा है, फिर भी आप खामोश रहती हैं, हंसती रहती हैं, बिना मांगे क्या मिलता है? मेहनत और काम में विश्वास रखते हैं, जमीन पर काम करते हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वो अपने काम
की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अपने काम की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई कमी आने दी है। तो ये सब चीजें हैं अब, लेकिन फाइनल कॉल तो हमारी हाईकमांड की। ख्वाहिश तो है खुद की, वो जनता सुने। ये सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं, सबकी केवल अकेली शैलजा की ख्वाहिश क्यों हो, ये तो पूरे समाज की, जनता के लोगों। दावा ठोकना तो एक चीज है, लेकिन फैसला तो हाईकमांड का। तय करेगा हाईकमांड का। देखो, पहले सीएलपी मीटिंग होती है और उसके बाद हाईकमांड तय करता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हरियाणा में हो रहे चुनाव को लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने भी कहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे पार्टी चाहेगी। सबसे पहला सवाल है सर, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज के इस दिन को लेकर और अपनी जीत की सुनिश्चितता को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए तमाम कांग्रेस दावा भी कर रही है, कंपटीशन है, तो सब चीजों पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है। और यहाँ की जो रिबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाला शहर से लड़ रहा, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाला की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है, और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। सर, मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर क्या कहेंगे, किस पार्टी का आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है, कुमारी शैलजा को लेकर। आप देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। तो दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का, खुद की तरफ से मुख्यमंत्री होने का दावा पेश करेंगे? देखिए, मैंने कहा अगर पार्टी चाहेगी, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ मैं। और कुमारी शैलजा को लेकर सर एक रिप्लाई दे दीजिए। कुमारी शैलजा कांग्रेस में बहुत घुटन महसूस कर रही है, उसकी वहां पर सम्मान नहीं हो रहा जितनी वो सीनियर है। ना तो उसके उम्मीदवारों को टिकट दी गई, अगर टिकट दी गई तो उनके खिलाफ जबरदस्त रिबल हर जगह पे लाकर खड़े कर दिए गए। तो अब उसका क्या होगा ये तो समय बताएगा। सर, वोट डालने जाते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल की, जो कि हिसार से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में नवीन जिंदल जो है वो आज लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल किया। देखिए, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, आज अपना मतदान कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की बहादुर जनता, जागरूक जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। आप उस सवारी करते हुए आए हैं, क्या मोटिव था इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे कोई बड़ा मोटिव नहीं है, एक शुभ माना जाता है। घोड़े पे बैठ कर के जाना किसी शुभ काम के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए आज घोड़े थे यहाँ पर, मैं घुड़सवार हूँ इसलिए घोड़े पे बैठ के आया। लेकिन वहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, नाराजगी भी हो गई है। वो तो आपको इतने सारे आप मीडिया के इतने साथी वहाँ पर इकट्ठे होकर के, और अगर मेरी लोकप्रियता से, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से किसी को तकलीफ होती है तो ये उनका बिजनेस है। देखिए, मेरी माता सावित्री जिंदल जी जो हिसार से चुनाव लड़ रही हैं, वो हिसार की बहादुर जनता की नुमाइंदगी कर रही हैं और वो हिसार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो हिसार की जनता ये निर्णय करेगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करे। क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो आपको समझ पा रहा है, क्योंकि वोटिंग तो स्टार्ट हो गई है, लगभग 14% to 50% वोट अभी तक हो भी चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की जागरूक जनता जैसे पहले करती आई है, और अगर ये बात सही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा
क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार हरियाणा में बनती आई है, क्योंकि हरियाणा की जनता ये समझती है कि डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश के हित में होती है, प्रदेश के युवाओं के, प्रदेश के किसानों के हित में होती है। तो अब जो है जिस तरह से केंद्र सरकार का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हरियाणा में हरियाणा सरकार का नेतृत्व नायब सैनी जी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों के नेतृत्व में हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 आने पर और एक विकसित राज्य बनने में सबसे पहले बनेगा। और इसके लिए मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। आखिरी सवाल है, सीएम फेस कौन रहेगा? आप क्लेम कर रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं हरियाणा में बीजेपी। देखिए, ये पहले से ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये बात स्पष्ट की है, कई बार अमित शाह जी ने भी कहा है, और कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनेंगे। लेकिन अनिल विज कह रहे थे सरकार बनी तो वो भी मुख्यमंत्री। देखिए, वो भी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और वो भी वो तो समय बताएगा कि कौन बनता है, लेकिन कोई भी जो बड़े नेता हैं उनका अगर किसी के मन में कुछ बात है उनको वो कहने का अधिकार है। हरियाणा के सोनीपत में पहलवान व बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया और साथ ही लोगों से भी अपील की कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सभी को नमस्कार। और आज मैंने अपने गांव में अपना वोट किया है। मैं सभी से ये कहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट करें। बरोपा के अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि आपने करीब से देखा है, क्या इस बार की विधानसभा में क्या मुद्दे रहे? देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चे नौकरी लगे हैं, वो बहुत बड़ा वो है। और वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, लखपति बहनों के लिए रोजगार की बात हो, तो अलग अलग है, सभी का अलग अलग, हर वर्ग के लिए अलग अलग वो चीजें हैं। जो लोग जो वोट डालने आए हैं, तो सबका अपने अलग अलग विषय है। चाहे वो सीधे पेंशन सीधे डायरेक्ट खातों में आने की बात हो, चाहे 6,000 रुपये किसानों के खाते में आने की बात हो सालाना, तो सभी अलग अलग है। तो मेरा ये मानना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस बार मतदान करेंगे और लोकतंत्र को और ताकतवर करेंगे। कांग्रेस ने एक तरफ ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया कि हम ड्रग्स फ्री करेंगे, हरियाणा को STF बनाएंगे, लेकिन अमित शाह जी ने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता दिल्ली में कहीं न कहीं मास्टरमाइंड निकलता है, कांग्रेस का हाथ में रोल आता है जब रेड होती है दिल्ली में ड्रग्स। देखिए, कल परसों की बात है कि लगभग 5-6 हजार करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है और वो आप देखिए कि कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद करती है वो। तो मैं यही कहूँगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए देखना होगा कि कौन हमारे हक में है, कौन हमारे खिलाफ है। लोग वादे अलग करते हैं, उनके अंदर पाप रहता है। तो बात आप हरियाणा की देखोगे तो हरियाणा एक खुशहाल प्रदेश है और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा नशे से दूर रहे, आगे बढ़े, शक्तिशाली बने और देश से प्रेम करते हुए देश को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही अगर खेलों की बात की जाए, विनेश फोगाट भी इलेक्शन लड़ रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रचार भी लगातार कर रही हैं और कह रही हैं कि वो जीतेंगे। देखिए, सभी चुनाव हम भी लड़े थे, चुनाव में सभी जो भी लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। मैं ये कहूँगा कि इस बार तीसरी बार हरियाणा में फिर से लोकतंत्र की जीत होगी। माहौल कैसा देख रहे हैं? देखिए, माहौल लोगों में बड़ा अच्छा है और कभी से आप देखिए कि हर वर्ग में आप जाके देखोगे तो लोगों का ये है कि भाई एक तो रिश्वत बंद हो चुकी है, एक जो दबाव वाली चीजें थी वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। सब अपनी मर्जी से अपने मन से वोट डालते हैं और खुले माहौल में सभी रहना पसंद करते हैं, कोई किसी दबाव में रहना पसंद नहीं करता। तो इस बार जो हरियाणा का चुनाव है वो फिर से आप देखना कि बड़ा अच्छे माध्यम से यहाँ से सरकार बनेगी, यहाँ से कमल खिलेगा। कितनी सीट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, मेरा बिल्कुल ये मानना है। तीसरी बार फिर से हरियाणा में कमल खिलेगा, जैसे केंद्र में कमल खिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार नायब सिंह सैनी जी फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो हरियाणा में सबसे बड़ी बात है, बिना पर्ची बिना खर्चे जो बच्चे मेरिट के आधार पर लगे हैं, वो बहुत बड़ी वो एक हरियाणा में बात हुई
हुई है। और मैं दोबारा जगह बोलता हूँ कि आने वाला समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को याद करेगा कि भाई एक इंसान ऐसा था, एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची एक लाइन खींची थी, उसको आगे लंबा करने का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और ये बात चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बात अकेले हरियाणा के लिए पूरे देश की बात है। तो मेरा यही मानना है कि आप देखोगे जब 8 तारीख को गिनती आएगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस में कहीं ना कहीं टूट है कुमारी शैलजा को लेकर, खुद्दा को लेकर आपस में, और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। देखिए वो फूट नहीं है, वो एक मैं हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस में अपने ही नेता को एक बहन कुमारी शैलजा है, उसके मतलब जातिवाचक शब्द उनके लिए बोलना, अभद्र भाषा प्रयोग करना, ये एक अगर आप देखोगे कि एक इंसानी के नाते कहीं भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो अपनों को नहीं बख्श रहे तो दूसरों को बख्शेंगे। और मैं ये कहूंगा कि ऐसी इस तरह की मानसिकता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सभी 36 बरादरी के जितने भी हैं सभी हम भाई बहन हैं। और एक बात और बोलता हूँ कि ये जो गले में माला पहनते 108 मनकों की, तो ये जो जितनी जाति पाति एक माला, और माला के रूप में अलग अलग मन के हैं। अगर माला से एक भी मन का निकलता है, एक भी मोती निकलता है, तो उस माला की कीमत खत्म हो जाती है। तो जितने भी हम 36 बरादरी हैं सभी एक हैं, और जब एकजुट रहेंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। और कांग्रेस की तो प्रवृत्ति हमेशा ही रही है कि फूट डालो राज करो। अब आप पीछे देखिए राहुल गांधी जी एक बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? उन्होंने देखा कि भाई पिछले 70 साल से हम उसी चीज पे अपनी राजनीति चमका रहे थे। उसके बाद 10 साल से पिछले लोग सभी लोग जात पात भूल के आगे बढ़े, साथ सनातन के साथ आगे बढ़े। तो सोचा कि इससे तो फिर जो हमारी जो कुर्सी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने फिर जाति पाति में लोग बांटने की कोशिश करते हैं कांग्रेस वाले। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में राज्य में बदलाव होंगे। और साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से भी कहा है कि घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मत का इस्तेमाल करें। मतदाताओं से यही है शांति और अपने जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। जो रिपोर्ट मिल रही है लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में जो जिसको कांग्रेस मुद्दे हैं ये भी आपको नहीं चल रहा है? हरियाणा में तमाम पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है और हरियाणा में सुबह से ही आज वोट डाले जा रहे हैं। और जो भी नेता सामने आ रहे हैं सभी नेता यही दावा कर रहे हैं कि राज्य में उनकी सरकार बनेगी। इस बीच अगर हम बात करें लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल गोयल कांडा की, तो उन्होंने भी कहा है कि राज्य में बनेगी हमारी पार्टी की सरकार। वोट सीट तो भाई साहब जनता के आशीर्वाद से बनती है। एक तरफा माहौल होता है तो लोगों का एक तरफा माहौल है। धर्म नगरी है सिरसा और सेवादार को हम सेवा करने वाले लोग हैं। तो भाई साहब ये जो आप कह रहे हैं कि धर्म नगरी है, यहाँ पर डेरे का भी एक रोल रहता है, राम रहीम जी पर रोल पर यहाँ बहुत से डेरे हैं, संत महात्माओं के डेरे हैं, गुरुद्वारों की भूमि है सिरसा। गुरु नानक जी ने यहाँ 40 दिन का चलिया काटा। बहुत यहाँ संत महात्माओं गुरुओं की कृपा है। हर व्यक्ति धार्मिक किसी संस्था से जुड़ा हुआ है तो वो धार्मिक व्यक्ति को ही वोट देना पसंद करते हैं। हर डेरे से यही वोट तो लोगों ने डालने हैं तो उनकी यही इच्छा होती है कि ऐसे व्यक्ति को डाल दें जो सेवा कर रहा है। पिछले कुछ समय से जो मैं हरियाणा में चुनाव के दौरान घूम रहा हूँ, एक बात जो बार बार कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस बार पहलवानी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने वाला है। गलत है, बिल्कुल गलत। ना तो किसानों का कोई मुद्दा है। किसानों का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का बहुत अपमान किया है। 2-2 रुपए के खाली चेक दिए हुए हैं, मुझे तो मालूम है, मैंने सब देखा है बड़ा नजदीक से। किसानों का जितना मान सम्मान मोदी जी ने किया है मेरे ख्याल किसी ने नहीं किया होगा इस देश में। तो ना किसानी का मुद्दा है। और पहलवानों की बात रही तो उसका आदर सम्मान सरकार, हर सरकार करती है। ये नहीं मैं कहता कि कोई सब सरकारें करती हैं, पर वो जब पहलवान है, जब तक वो देश के लिए लड़ रहा है, जब वो इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर वो एक पॉलिटिशियन है। भाई साहब एक और मुद्दा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दे करके वापस ले लिया कैंडिडेट, तो लगता है कि असर आपका जो है वो मान रही है भारतीय जनता पार्टी? असर नहीं, क्या होता है कि कई बार टारगेट एक हो ना तो आदमी साथ आ जाते हैं सभी कि जब एक टारगेट है हमारा सबका भी कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हरियाणा, तो उसी टारगेट में भी देश को इतना 70, 50, 80 सालों तक लूटा है जिन्होंने, जिनकी सोच गलत है देश के प्रति,
और हरियाणा प्रदेश के प्रति हमेशा गलत रही है, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरफा माहौल। तो फिर से सरकार बनेगी तीसरी बार? 100%। देखो, सरकार हम बनाएंगे सिरसा से। एक आखिरी सवाल है गोपाल जी, चूंकि आप लगातार इस क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिरसा की जनता आपको एक बार फिर क्यों मौका दे? सिरसा की जनता को धार्मिक व्यक्ति चाहिए, यहाँ भाईचारे की राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहिए, गुंडागर्दी ना हो, आपसी भाईचारा प्रेम प्यार हो और जो धर्म के काम करे, सेवादार हो। सिरसा की जनता विकास को देखते हुए, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे वोट कर रही है कि हमें अपने भाई को ही लेके आना है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव की, जिन्होंने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। परीक्षा का दिन है, आज वोटिंग का दिन है, क्या कुछ देख रहे हैं भाजपा के पक्ष में आप? देखिए, मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, पूरा जन समूह चुनाव लड़ रहा है। मैं अकेला लड़ता तो हो सकता था कम कॉन्फिडेंट होता, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आज जनता चुनाव लड़ रही है और हम 100% जीतेंगे। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तमाम जगह से ये रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा को पीछे दिखाया जा रहा है, तो उस चीजों को कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट का अलग सीन था, एंटी कैंपेंसी पार्लियामेंट में खत्म हो गई। अब तो लोग चाहते हैं कि जो हरियाणा में व्यवस्था हमने बनाई है, बिना पर्ची, बिना खर्ची, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, ये सब नई व्यवस्था को लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। और रेवाड़ी में लक्ष्मण जी आ रहे हैं? निश्चित तौर पे राम आएंगे तो लक्ष्मण भी आएंगे। अच्छा, मतलब राम राज्य हरियाणा में आएगा और लक्ष्मण जी का राज्य यहाँ पर रेवाड़ी में आने वाला है। जी। और क्या कुछ कोर मुद्दे देख रहे हैं यहाँ पर? रेवाड़ी की जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी? देखिए, रेवाड़ी की जनता, मुख्य मुद्दे तो 5-6 ही होते हैं जो आम आदमी को इफेक्ट करते हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सुरक्षा है। इन 6 पे ही ज़्यादातर होता है। बाकी तो कभी विकास के काम पूरे नहीं होते, क्योंकि अभी सर्कुलर रोड भी टूटा हुआ है, 2 बस स्टैंड भी हमारे पेंडिंग है। तो 3 महीने के अंदर अंदर हम इन बस स्टैंडों का भी फाउंडेशन स्टोन रखकर काम चालू करा देंगे। इसी तरह से एक मेट्रो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो धारवेड़ा तक सैंक्शन है, तो हम चाहते हैं उसको रेवाड़ी से टच करते हुए और बावल ले जाए, ताकि आने वाले समय में ये लाइफ लाइन होने वाली है इस क्षेत्र की। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं। कॉलेज का भी है, बाल कॉलेज की बिल्डिंग का पेंडिंग पड़ा है, उसका भी हमने जमीन ले ली है, उसमें भी काम जल्दी शुरू कराएंगे। बात करेंगे बीजेपी नेता और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट की, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान किया। तस्वीरों में लेने के लिए पहुंची और मतदान करने के बाद उन्होंने तमाम लोगों से भी अपील की कि घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस चुनाव में जेडीयू अपनी ताकत बढ़ाना जो है वो चाहती है और ऐसे में पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर दावा कर विधायकों की संख्या में इजाफा करना चाहती है। बता दें कि इस लिहाज से पटना में जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक हुई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो शामिल हुए हैं और उनकी मौजूदगी में तमाम चीजों को लेकर के मंथन भी किया गया। जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 1 सीट पर कम लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीटें गई थी तो जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 6 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ताकतवर होकर उभरी है और केंद्र की सरकार की निर्भरता भी जनता दल यूनाइटेड पर है। जेडीयू केंद्र और बिहार में दोनों जगह एनडीए का हिस्सा है। केंद्र में सहयोगी देने की कीमत पर पार्टी राज्य में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहती है और जो जानकारी सामने आ रही है इस बैठक में इसी को लेकर के रणनीति जो है वो बनाई गई ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सके।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की। नेपाल में हुई भारी बारिश ने पूर्वी चंपारण में हाहाकार मचा दिया है। नेपाल के बाढ़ का पानी मोतिहारी में भी तबाही मचा रहा है। मोतिहारी सदर के कुछ पंचायत भी बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिलने से लोग काफी नाराज हैं, जिसको लेकर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार का अधिकारियों के साथ जो है वो बातचीत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रचार का कर दिया है कि विधायक रोकवा दिए। हेलो, इस सबको प्रचारित कर दिया है। यहाँ 500 लोग घेर लिया कि विधायक जी काहे रोकवा दिए हैं। बताइए, हमारे बाप के घर से देना है कि हम रोकवा देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहला अधिकार पीड़िता का है। आज पीड़िता के साथ ही कर्मचारी दुआर चौके पर से चल जाता है। सीओ मैडम को उल्टा पुल्टा समझा रहा है, सारा पब्लिक सुन रहा है। क्या हमको सर मैंने जलील करने पर सीओ तुला हुआ है? नहीं, एकदम जलील करने पर तुला हुआ है। ये तो रिपोर्ट गांव में घुमा नहीं है, बच्चा डूबा है तब आया है। अगर ये नहीं डूबता तो ये भी नहीं आता। सब वीडियो बना के डीएम साहब को भेजिए। सर अभी तक बाढ़ से सामग्री कोई सामान? अरे भेजिए, अभी कोई रिलीफ का सामान तो बाढ़े नहीं बताया गया है, तो आएगा कहाँ से? अभी डीएम साहब बेचारे देने के तैयार हैं। दोनों इनके हाकिम लोग रिपोर्टवा करेगा तब न आएगा। लग रहा है कि इन लोग के बाबूजी के घरे से खर्चा हो जाएगा, इसीलिए ये लोग तेला बेला। डीएम साहब तो फिर ही जेंटलमैन है। वो तो परसों से डीएम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका हाथ गोड़ है, कर्मचारी है, तो महिला है, इनको क्या बोले? सर सीओ मैडम बोली थी पिछले बार आई थी तो हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, ये लोग कह रहा है पब्लिक की नाव नहीं मिलेगा, ये लोग चल जाए पैदल। सीओ मैडम पिछले बार बोली थी हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे। नाव के हमारे सामने बोली थी। अभी तक कर्मचारी ड्यूटी करे तब तो, कर्मचारी आता नहीं है। एक और नाव नहीं आया। डीएम साहब पिछला बार कर्मचारी बोली, सीओ बोली कर्मचारी को कि नाव दो, आई एक बार गांव में नहीं आया, नाव नहीं गया, एक भी नहीं नाव आया है। डीएम साहब, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। पब्लिक यहाँ पूरा आपके थानादार बेचारे बैठे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। पूछ ना लीजिए थाना में कौन कौन गांव में पानी घुसा है। लखौरा बारवा कहाँ कहाँ गया है। 6 पंचायत में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। नहीं, सब ऐसे लापरवाह कर्मचारी पर, जैसे बंजारी सुगौली में कार्रवाई की है वैसा ही दोनों आदमी पर कार्रवाई कीजिए। नहीं, एकदम कार्रवाई कीजिए, पब्लिक का डिमांड है। ये डायरेक्शन मुख्यमंत्री का मिशन को फेल कर देगा। ये ऐसा जलील करने वाला आदमी। एकदम जांच करा के कार्रवाई कीजिए। जी, कार्रवाई कीजिए सर। ठीक। तो यहाँ पे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय 19 मोतिहारी विधानसभा से प्रमोद कुमार जी आए हुए हैं और यहाँ पे जो है अभी इनका कहना है कि इस पंचायत को इन बाढ़ से वंचित रखा गया था। अभी तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया था। हालांकि यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान है। एक बच्चे भी डूबे हुए हैं। इस पे अभी तक एनडीआरएफ की टीम नहीं आई है, नई एसडीआरएफ की टीम आई है। अगले कार्रवाई कब तक की जाएगी? बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सिकरहना नदी, जो कि इस वक्त कहर बरपा रही है। बंजरिया प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी जो है वो प्रवेश कर गया है, जिस कारण कई गांव का मुख्यालय से संपर्क जो है वो भंग हो गया है। इन बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई जगह घुटने भर पानी पार कर नहीं पाए और नाव का सहारा जो है वो लिया गया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात विधायक ने कही। अभी हम बंजरिया में हैं और बंजरिया का स्थिति बहुत ही भयावह है। यहाँ पे सारे घर में पानी घुसे हुए हैं, लेकिन कहीं भी सूखा पैकेट नहीं हुआ। मुझे मालूम चला है कि सूखा पैकेट सिर्फ सरकार में जो है बीजेपी और जदयू, इन्हीं के विधायक के यहाँ बढ़ रहा है, इन्हीं के क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो सरकार इस तरह के मुद्दे पर आपदा में भी भेदभाव करेगी तो ये ठीक बात नहीं। और यहाँ पे बंजरिया सबसे पहले से ही बाढ़ग्रस्त रहा है, रेगुलर रहा है बाढ़ग्रस्त एरिया। और यहाँ पे आ चुकी ये रोड बना है, रोड मैंने बनवाया, उस वक्त से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं।
अब तक नाव के बगैर हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाए। तो ये स्थिति ठीक नहीं है और सरकार जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर में यहाँ राहत नहीं दे रहा है तो हम लोग 24 घंटा के बाद यहाँ पे हम लोग हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन पर हम लोग 7,000 देने का फैसला लिया। 7,000 से कुछ नहीं होता है। 7,000 से अब क्या होगा? सबसे पहले तो जनरल रिलीफ फंड जो होता है आपदा विभाग का, वो तो हर जगह मिलना चाहिए और सारे लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि बाढ़ में कहीं ना काम मिल पाता है और घर में पानी घुसा हुआ है तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये सारा चीज़ डबल करके 6,000 के बदले में 7,000 नहीं 12,000 रुपया सरकार जल्द से जल्द इसको तय। किसान का फसल डूब गया है, किसान बहुत त्राहिमाम है। किसान कोई ट्रिपल मार सह रहा है, क्योंकि शुरू में सुखाड़ था, सारे लोगों ने बीज तैयार किया, फिर पटवन करके खेत को आगे तक ले गया और जब धान कटने के समय आया, जब फसल घर में आने वाला था तो ये डूब गया, पानी में डूबा हुआ है सारा सरे। आप देख रहे हैं कि हम लोग 15 दिन पहले आए थे यहाँ पे तो हर खेत में धान लगा हुआ था। अच्छा लग रहा था कि हम लोगों का, यहाँ के लोग भी बोल रहे थे, बंजरिया के लोग भी, ये साल हम लोगों का फसल बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में आकर के ये बाढ़ पूरा बर्बाद कर दिया है। तो इसको ट्रिपल करके सरकार, पहले जो हेक्टेयर पे मिलता था, इसको ट्रिपल करके सरकार व्यवस्था करे। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।